हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 37 यानी कार्यपत्रक संख्या 37 को। इस वर्कशीट में हम बात करेंगे मृदा की। मिट्टी बनती कैसे है, मिट्टी निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, मिट्टी निम्नीकरण क्या होता है और उसको कैसे रोका जा सकता है, और साथ ही साथ थोड़ी सी बात करेंगे हम भूस्खलन की, लैंडस्लाइडिंग की, कि लैंडस्लाइडिंग क्या होती है और उसको कैसे रोका जा सकता है। तो वर्कशीट हमारी काफी इजी रहने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपका जो एग्जाम होने वाला है, एक क्वेश्चन इसी वर्कशीट में आपके एनुअल एग्जाम में रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, यह हमारी वर्कशीट नंबर 37 यानी कार्यपत्रक संख्या 37 रहेगा। हमारा सब्जेक्ट एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम भूगोल में मृदा निर्माण के कारक, भूस्खलन, मृदा का निम्नीकरण इत्यादि को समझने की कोशिश करेंगे। आज की दिनांक रहेगी 26 फरवरी 2021। आज की वर्कशीट के साथ थोड़ी सी इश्यू रहेगा, क्योंकि इस वर्कशीट में फ़ॉन्ट साइज छोटे दिए गए जो कि क्लियर नहीं है, बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ने की, सुनने की, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले मृदा की बात करते हैं। मृदा क्या होती है, जिसको हम मिट्टी भी बोल सकते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो पौधों को उगने और बढ़ने में सहायता देती है, उसे बोलते हैं मृदा। पृथ्वी की ऊपरी परत, जैसे ऑरेंज होता है, संतरा होता है ना, उसका छिलका होता है, तो ऐसे ही पृथ्वी का जो ऊपरी वाला छिलका है वो मिट्टी है। ओके, ऊपरी आवरण को आप अपनी भाषा में लिखिए, इजी लैंग्वेज में लिखिए कि मिट्टी क्या होती है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो पौधों को उगने और बढ़ने में सहायता करती है, उसे हम बोलते हैं मिट्टी या मृदा। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल का रूप मृदा के रूप के प्रकार को निर्धारित करता है, यानी कि स्थल का रूप, वहां पर किस प्रकार का स्थल है, पठारी भाग है, मैदानी भाग है, पर्वतीय भाग है, कैसा भाग है, उसी पर निर्भर करती है वहां की मृदा कैसी होगी। मृदा का निर्माण है वो चट्टानों से प्राप्त खनिजों, जैव पदार्थ और भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यानी मिट्टी कहां से आएगी, ऐसा तो है नहीं कि ये मंगल ग्रह से अलग से आई है। ये मिट्टी वहां पर जो भी पाया जाता है, जैसे मूल चट्टान है, तो उसी से ही वो मिट्टी बनती है। तो वहां पर किस प्रकार की चट्टान है, किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, उन पर निर्धारित होती है कि मिट्टी किस प्रकार की बनेगी। यह अपक्षय की जो प्रक्रिया उसके माध्यम से बनती है। अपक्षय क्या होता है? अपक्षय का अर्थ होता है चट्टानों का एक ही स्थान पर पड़े पड़े टूट फूट जाना, उसे अपक्षय बोलते हैं। जैसे आपने घर देखे होंगे, अपने घर के पीछे की साइड में जाइए, वहां पर ईंटें वो निकल गई है और ऐसे लगता है कि उसका चूरा बन गया, चूर्ण बन गया। वो चूर्ण बन गया तो वो किससे बना है? वो अपक्षय से बना है। ऐसे ही चट्टानें पड़ी पड़ी अपनी जगह पर पड़ी पड़ी टूट फूट जाती है, उनका चूर्ण बन जाता है, उनसे मिट्टी बनती है। यानी कि वही पदार्थ है, बेसिक पदार्थ वही होता है रेसिपी के लिए, बाकी सब कुछ और मिला दिया जाता है उसमें। यानी कि उसमें पेड़ पत्ते हैं, घास फूस है, जैविक पदार्थ भी उसमें मिल जाते हैं, लेकिन बेसिक जो मटेरियल है वो वही अपक्षय से बनता है। तो मृदा क्या होती है समझा हमने। मिट्टी की सबसे, जो भूमि की, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम मिट्टी या मृदा कहते हैं, जो पौधों को उगने और बढ़ने में सहायता देती है। ओके, और ये निर्भर करता है कि कैसी चट्टान है, कैसी स्थलाकृति है, वैसी ही मिट्टी बनेगी। और इसकी शुरुआत होती है अपक्षय से। अपक्षय क्या होता है, समझ में आया ना, कि अपक्षय मतलब चट्टानों का एक ही जगह पर पड़े पड़े टूट फूट जाना, उनका चूरा हो जाना, उनका चूर्ण बन जाना, उसे अपक्षय कहते हैं। शुरुआत इसी से होती है मिट्टी के निर्माण की। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। यानी उसमें अगर खनिजों की मात्रा है या जैव पदार्थ है, जैसे घास फूस पत्ते इत्यादि, वो अगर अच्छी मात्रा में, तो मृदा उपजाऊ होती है। मृदा दो प्रकार की हो सकती है ना, उपजाऊ और अनुपजाऊ। उपजाऊ मिट्टी होगी तभी तो कृषि हो पाएगी। ओके, जैसे हम उत्तरी भारत के विशाल मैदान की बात करें, जहां पर हम रह रहे हैं, तो यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। क्यों उपजाऊ है? क्योंकि इसमें खनिज और जैव पदार्थ पर्याप्त मात्रा मिले हुए, इसीलिए यहाँ पर कृषि अच्छी अवस्था में होती है। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो वहां पर कृषि अच्छी अवस्था में क्यों नहीं होती है? एक कारण ये भी है, मिट्टी उपजाऊ नहीं है। ओके, अब हम बात करेंगे मृदा निर्माण के कारक कौन से होते हैं। यानी मृदा है वो, मिट्टी जो बनती है वो कई कारकों पर निर्भर करती है कि मिट्टी कैसी बनेगी। ओके, तो उनमें से पहला जो कारक है वो है जनक शैल का स्वरूप। यानी जनक शैल यानी जिस चट्टान से बनी है वो कैसी है, उसी से तो गुण आएंगे ना। जैसे आपका खाने का टेस्ट है, आपने चपाती बनाई घर में, उसका टेस्ट डिपेंड करेगा वो चपाती बनी किससे, वो गेहूं के आटे से बनी है, चने के आटे से बनी है, या मक्के के आटे से बनी, या बाजरे के आटे से बनी है। जैसा आटा होगा, है तो चपाती, लेकिन आटा कैसा है, उसका बेसिक मूल पदार्थ कैसा है, उसी से हमारा टेस्ट निर्भर करता है ना। ऐसे ही जनक शैल है
वो मिट्टी के कई सारे गुण, जैसे यहाँ पर दिए गए उसका रंग कैसा होगा, उसका गठन कैसा होगा यानी कि कण कैसे होंगे, उसके रासायनिक गुण धर्म कैसे होंगे, उसमें खनिज कौन से होंगे, ये सब कुछ निर्भर करता है कौन सी चट्टान से बनी है, अवसादी चट्टान से बनी है या फिर आग्नेय चट्टान से बनी है, और वो कैसी चट्टान थी, उसमें कौन से खनिज थे। तो पहली चीज है जनक, जो शेल होती है, चट्टान होती है, मूल चट्टान होती है, उस पर निर्भर करता है मिट्टी कैसी है। दूसरा जलवायु कारक, यानी जलवायु पर निर्भर करता है, वहां का तापमान, वहां की बारिश है, ये भी मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करते हैं। जितनी तेज बारिश होगी तो वहां निचले इलाकों में उतनी अधिक अपर्दन के बाद मिट्टी का जमा होगा, मिट्टी निर्माण तेजी से होगा। ऐसे ही तापमान है, तो तापमान अगर तापांतर ज्यादा हो, कम ज्यादा होता रहता हो, तो चट्टानें जल्दी से टूटती फूटती है, मिट्टी निर्माण थोड़ा सा तेजी से होता है। स्थलाकृति पर भी निर्भर करेगा, किस प्रकार की स्थलाकृति है, यानी पर्वतीय इलाका है, मैदानी इलाका है, मरुस्थल इलाका है या पठारी इलाका है, तो जैसा इलाका होगा उसी आधार पर मिट्टी का निर्माण है वो प्रभावित होता है। चौथा, जैव पदार्थों की भूमिका, मिट्टी का उपजाऊपन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो डिपेंड करता है जैव पदार्थ, यानी कि घास फूस ये कितने मिले हुए, पत्ते वगैरह कितने मिले हुए, या जीव जंतुओं के गले सड़े शरीर है वो मिट्टी में मिलते जाते हैं, उससे मिट्टी उपजाऊ होती है। जितने अधिक जैव पदार्थ होंगे मिट्टी उतनी ही अधिक उपजाऊ होती है। पांचवा कारक है समय, क्योंकि समय भी महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि हमने अगड़म बगड़म बबली बू बोल दिया और मिट्टी बन गई, ऐसा नहीं होगा। ये एक स्लो प्रोसेस है, लाखों साल लग जाते हैं कुछ सेंटीमीटर मिट्टी बनने में, तो इसलिए ये समय भी एक महत्वपूर्ण कारक होता है जो निर्धारित करता है कि मिट्टी की मोटाई कितनी है, मिट्टी कैसी बनी हुई है। तो ये कारक हो गए, पहला है जनक चट्टान, दूसरा जलवायु, तीसरा स्थलाकृति, चौथा जैव पदार्थ और पांचवा हो गया समय। ओके, तो ये कारक है जो प्रभावित करते हैं। यहां पर इन्होंने डायग्राम के द्वारा इन्हीं को थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया है। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे भूस्खलन की। भूस्खलन, जिसको हम हिंदी में भूस्खलन कहेंगे, लेकिन ज्यादातर हम हिंदी में इसके लिए वर्ड यूज करते हैं लैंड स्लाइडिंग, जो इंग्लिश का वर्ड है जिससे हमें अच्छे समझ में आता है। लैंड स्लाइडिंग यानी कि लैंड, भूमि का कोई टुकड़ा है वो ऊपर से खिसक कर नीचे की तरफ आ जाना, तो ये क्या है, भूस्खलन है। आमतौर पे ऐसी घटनाएं पर्वतीय इलाकों में होती है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया, ये जो पार्ट था इसी के साथ था, ये खिसक के कहाँ गया, नीचे की तरफ आ गया, तो ये क्या है, भूस्खलन है। तो भूस्खलन को सामान्य तौर पर शेल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृत्त संचलन के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। ओके, आपको समझना है तो आप लैंड स्लाइडिंग बोलिए या भूस्खलन बोलिए, समझ में आना चाहिए कि भूस्खलन क्या है। यानी भूमि का एक बड़ा भूभाग जो अपने ढाल के सारे खिसक के नीचे की तरफ आ जाए तो उसे बोलते हैं भूस्खलन या लैंड स्लाइडिंग। आमतौर पे कब आता है, ये कहाँ आता है, पर्वतीय इलाकों में होता है आमतौर पर, या ज्यादा बारिश के इलाकों में होता है, और जब भूकंप, बाढ़ या ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उस वक्त भूस्खलन होने की संभावना अधिक होती है। नुकसान क्या होते हैं, इससे जान माल की हानि हो सकती है, गांव के गांव है वो नीचे दब जाते हैं, कई बार रोड ब्लॉक हो जाते हैं, नदियों के मार्ग हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं, जिससे बाढ़ भी आ जाती है। हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कुछ वर्ष पहले जो बाढ़ आई थी वो भूस्खलन के कारण आई थी, क्योंकि जो नदियां थी उनका मार्ग अवरुद्ध हो गया था और उसके कारण बाढ़ आ गई थी। ओके, तो ये भूस्खलन हो गया। अब न्यूनीकरण विधि कि भूस्खलन है ये एक प्राकृतिक आपदा है, इसको कम कैसे किया जा सकता है, यानी इसके प्रभाव को कैसे रोका जा सकता है। तो पहला है भूस्खलन जो प्रभावित क्षेत्र है उनका मैप बनाया जाए। ओके, उन स्थानों को इंगित किया जाए जहां पर भूस्खलन आने की संभावना ज्यादा है, ताकि जो लोग हैं वो आवास वहां पर ना विकसित करें, यानी वहां पर रहना वो छोड़ दे। तो पहली चीज ये कि हमें पता होना चाहिए कहां पर भूस्खलन की संभावना सबसे अधिक है। दूसरा है कि भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण भी किया जा सकता है। पर्वतीय इलाकों में जहां से जैसे रोड वगैरह स्पेशली जा रहा है तो वहां पर एक दीवार का निर्माण अगर कर दिया जाए तो भूस्खलन की, तेज बारिश के कारण जो भूस्खलन होता है उसको रोका जा सकता है। तीसरा, भूस्खलन को रोकने का सबसे बड़ा अच्छा तरीका यह होता है प्राकृतिक वनस्पति का विकास। वह अधिक से अधिक पेड़ पौधे हैं वो विकसित किए जाएं, इससे भूस्खलन होने की संभावना कम हो जाती है। स्थायी अफवाह या झरने प्रवाहों के साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए वहां पर भी हम पृष्ठीय अफवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए जा सकते हैं। यानी जहां पर झरना है, जहां पर तेज बारिश होती है या जहां पर तीव्र ढाल है, तो वहां पर जो पानी का बहाव है उसको हम थोड़ा निश्चित कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, इससे भूस्खलन की संभावना कम हो जाएगी। ओके, तो ये कुछ तरीके थे कि कैसे भूस्खलन को रोका जा सकता है, दीवार बनाकर, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर, और तीसरा है कि जो भूस्खलन वाले इलाके हैं वहां उनको चिन्हित करके, पहचान करके, तो इससे हम उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। अब बात आती है मृदा निम्नीकरण की।
मृदा निम्नीकरण मतलब मिट्टी का जो गुणवत्ता है, मिट्टी की गुणवत्ता, उसमें कमी आना, उसे बोलते हैं मृदा निम्नीकरण। ओके, इसको मृदा अवनयन भी कह सकते हैं। कि मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे होते हैं। एक तो मृदा अपरदन। मृदा अपरदन क्या होता है? मिट्टी की ऊपरी परत है, उसका पानी के साथ बह जाना, हवा के साथ उड़ जाना, वो मिट्टी या मृदा अपरदन कहलाता है। क्लियर? यानी कि ऊपरी परत है वही उपजाऊ है, वो चलेगी तो फिर क्या रह गया? तो ये मृदा अपरदन होता है। और मृदा अपरदन को मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद मिट्टी काम की नहीं रहती, उपजाऊ नहीं रहती, कृषि के लिए उपयोगी नहीं रहती। और दूसरा क्षीणता, यानी कि क्षीणता कैसे आती है? अपरदन नहीं हो रहा फिर भी मिट्टी है वो अनुपजाऊ हो सकती है। हमने बहुत ज्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग किया, हमने बहुत ज्यादा वहां पर केमिकल्स का यूज किया, तो उससे मिट्टी है उसकी उपजाऊ क्षमता वहां पर भी कम हो जाती है। तो ये दो बड़े खतरे होते हैं मृदा के निम्नीकरण के। मानवीय और प्राकृतिक दोनों कारणों से मृदा का निम्नीकरण हो सकता है। और इसमें मुख्य जो कारण है जैसे वनोन्मूलन, मिट्टी के अपरदन या उसके निम्नीकरण के कारक है, जैसे पेड़ों की कटाई हो गई, तो वहां पानी के साथ बहना या हवा के साथ उड़ना आसान हो जाता है मिट्टी का। दूसरा अतिचारण, अगर अति पशुचारण किया जाता है तो इससे मृदा निम्नीकरण होता है। कैसे होता है? पशु अगर अतिचारण है, चारण नहीं अतिचारण है, अति चराई अगर की जा रही है तो पशुओं के खुरों से मिट्टी मुलायम हो जाती है। ओके, मुलायम होगी तो हवा के साथ उड़ना या पानी के साथ बहना आसान हो जाएगा ना, तो इससे भी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता प्रभावित होती है। तीसरा, रासायनिक उर्वरकों या कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है तो इससे भी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता वो कम हो जाती है। चौथा कारक है वर्षा दोहन। और पांचवा भूस्खलन, छठा बाढ़। वर्षा अधिक बारिश वाले इलाकों में भी मिट्टी अपरदन की समस्या अधिक रहती है। ऐसे ही भूस्खलन के कारण भी मिट्टी का निम्नीकरण होता है, क्योंकि एक स्थान से मिट्टी खिसक करके दूसरे स्थान पर चली जाती है। ऐसे ही बाढ़ के कारण, हालांकि बाढ़ के कारण मिट्टी का निर्माण भी होता है, एक जगह पे जमाव भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो वो कटाव भी तो होगा ना, जहां से कटाव होगा वहां पर एक बड़ी समस्या बन जाएगी। तो ये तो हुई हमारी आज की इस वर्कशीट की बात। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में 3 आसान से प्रश्न दिए गए। पहला जो क्वेश्चन हमें दिया गया, मृदा का निर्माण कैसे होता है? हमें यह बताना है मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम शुरुआत होती है अपक्षय की क्रिया से। ओके, अपक्षय मतलब चट्टानों के एक ही जगह पर पड़े पड़े टूट फूट जाना। अपक्षीय अपरदन के कारकों द्वारा चट्टानों का विघटन होता है, उनकी टूट फूट होती है। उसके बाद जैविक पदार्थों के मिलने से मिट्टी और अधिक उपजाऊ हो जाती है। तो ये एक धीमी प्रक्रिया होती है। 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में भी सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो आप इतना ही लिखोगे कि इसकी शुरुआत है वो अपक्षय से होती है। अपक्षय और अपरदन से चट्टानों की टूट फूट होती है। जब जैविक पदार्थ मिलते हैं तो ये और अधिक उपजाऊ हो जाती है। और एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो और करना चाहो तो, मिट्टी का निर्माण एक धीमी प्रक्रिया है। 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में भी कई वर्ष लग जाते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया। सेकंड क्वेश्चन जो हमने डिटेल में डिस्कस किया, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी रहने वाला है, एनुअल एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो 5 कारक हैं मुख्य तौर पर। जनक शेल यानी कि मूल चट्टान, डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। जलवायु, तापमान, वर्षा इत्यादि। स्थलाकृति, कैसा है, पर्वतीय इलाका है, पठारी इलाका है, मैदानी इलाका है। जैव पदार्थ जैसे घास फूस, पेड़ के पत्ते या जीवों के गले सड़े शरीर है, वो भी मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करते हैं और उसको उपजाऊ बनाते हैं। और समय, क्योंकि एक धीमी प्रक्रिया है तो समय भी महत्वपूर्ण होता है। जितना अधिक समय होगा मिट्टी का निर्माण उतना ही अधिक होगा। उसके बाद हमारा थर्ड और लास्ट क्वेश्चन दिया गया इस वर्कशीट का, भूस्खलन को कम करना क्यों आवश्यक है? कम कैसे कर सकते हैं ये नहीं पूछा है कम करना क्यों जरूरी है। पहला, भूस्खलन से जान माल की हानि हो सकती है, इसलिए इसके प्रभाव को कम करना आवश्यक है। दूसरा, इससे मृदा अपरदन भी होता है, तो मृदा के अपरदन को रोकने के लिए भी इसको कम करना आवश्यक है। तीसरा, कई बार नदियों का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, जैसे कि जो बड़ा भूभाग है वो नदियों में गिर गया, तो इससे नदियों का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, इससे बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। तो बाढ़ के प्रभाव को रोकने के लिए भी भूस्खलन को रोकना आवश्यक है। चौथा, इससे कई बार सड़क मार्ग आदि भी अवरुद्ध हो जाते हैं, तो इसलिए भी भूस्खलन को कम करना आवश्यक हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हाँ, एक और बात, आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और यहाँ पर इंस्टाग्राम का लिंक है, आपकी स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा है। दूसरा ऑप्शन है, आप टेलीग्राम पर मुझसे जुड़ सकते हो। टेलीग्राम के चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पे जुड़िए। वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा जिसके द्वारा आप अपने क्वेश्चन, अपने सुझाव या कुछ भी पूछना है तो वो सब कुछ आप डिस्कस कर पाओगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।